ओके स्टूडेंट्स, तो रॉल्स लॉ को भी समझने के बाद आइए इसी टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, टू कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा ये न्यूमेरिकल पॉइंट में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स किससे बनता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अभी अभी रॉल्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग स्टेटमेंट देखें वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये था स्टूडेंट, ये अभी अभी हम लोग रॉल्स के नियम से हम लोग इस बात को समझे, रॉल्स के कहे गए स्टेटमेंट से हम लोग इस फॉर्मूला को समझे थे। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है उसे मैंने आपको क्या बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट, बी किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो अब इस मोलालिटी के वैल्यू को उठाकर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो क्या बन गया स्टूडेंट यहां से फॉर्मूला हम लोग का यहां से फॉर्मूला बन गया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब इस टर्म में क्या क्या यहां पर सिंबल है, जरा उसको समझ लेंगे। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल्टा TF की जगह में डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0F माइनस TF, इसके जगह पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, यही दिया हुआ है ना। तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, 1000 तो कांस्टेंट टर्म है, MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, अगर आपको बाकी सारा टर्म दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि KF आपको कई बार दिया हुआ नहीं रहता है, और अगर वाटर है तो वाटर के लिए KF का वैल्यू जो है वो आपका 1.86 होता है, और यूनिट मैंने क्या बताया, केल्विन केजी पर मोल। अब देखो स्टूडेंट, यहां से ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं कि वापस से इस इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाने जा रहा हूं। तो जब इक्वल टू और कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF, इसके जगह पे प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां ये पॉइंट मैंने क्यों बताया कि देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, और यही रीजन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। याद कीजिए, मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मात्रा पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा गया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, आप स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, जो 2 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है स्टूडेंट, वो 2 पॉइंट क्या है, आइए देखिए, समझिए इस बात को। पहला है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोज, विच अपोजेस द फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन को फ्रीज होने नहीं देता है। अब बताता हूं मैं स्टूडेंट, इस बात को समझेंगे। कई सारे ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं
जैसे रसिया हो गया, मॉस्को हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कई सारे ऐसे कंट्रीज है स्टूडेंट, कई सारे ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं जहां का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो वहां पर आपका जो वाटर है वो तो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वाटर कार के रेडिएटर में भी यूज होता है टू कूल डाउन द इंजन। गाड़ी जब व्हीकल चलता है तो वहां पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है, मैकेनिकल एनर्जी से व्हीकल आगे मूव करता है और हीट एनर्जी भी स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है। वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब जो हीट एनर्जी के कारण से जो कार का रेडिएटर है वो फट जाएगा, तो उस रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए हम लोग कार के रेडिएटर में वाटर डाल के रखते हैं ताकि उस रेडिएटर का टेम्परेचर कम रहे। लेकिन कोल्ड कंट्रीज में जो रेडिएटर के अंदर जो पानी है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाएगा। अब अगर वो वाटर वहां रेडिएटर में फ्रीज कर गया तो आइस में बदल जाएगा। आइस में बदल गया तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण से आपका रेडिएटर फिर से फट जाएगा। तो रेडिएटर को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इस के लिए मतलब होता है 2 कार्बन, और ग्लाइकोल हम लोग यूज करते हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल के लिए, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने राइट साइड वाले कार्बन पे ऐड कर दिया और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे ऐड कर दिया। कार्बन के बैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है इन द रेडिएटर ऑफ द कार। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कार का रेडिएटर है, इसमें ये आपका स्टूडेंट वाटर है, तो इस वाटर के साथ यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देंगे तो अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ही सॉल्यूशन को फ्रीज करने से बचाता है और कार का रेडिएटर नहीं फटता है, वो प्रिजर्व रहता है, वो बचा हुआ रहता है। इसे भी हम इसी इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपने ये भी देखा होगा कि कोल्ड कंट्रीज में रोड वगैरह पे भी आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, बर्फ जम जाता है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हिंड्रेंस आने लगता है, मतलब लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होने लगता है। तो उस रोड पर से बर्फ को हटाने के लिए, या तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, रोड पर से बर्फ को हटाने के लिए एनहाइड्रस, मतलब ड्राई फॉर्म में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, या फिर नमक, कॉमन टेबल साल्ट, कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट इज यूज टू क्लियर, क्या क्या क्लियर करने के लिए, स्नो, कहां पे, ऑन द रोड। कोल्ड कंट्रीज में रोड पर जो स्नो का फॉर्मेशन हो जाता है, जो बर्फ जम जाता है, उस बर्फ को साफ करने के लिए हम लोग एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूट हैं ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट में ऐड होते ही ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर।